हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का 30 इंपोर्टेंट PYQ क्वेश्चंस को अभ्यास करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप लोग 30 में 30 का जो है आंसर करके जाओगे। हम उम्मीद करते हैं इस बार जो 2026 में एग्जाम होगा यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। 30 में 30 प्रैक्टिस करके ही उठेंगे। जो पहले छोड़ने वाले हैं अभी छोड़ दें। चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है 30 क्वेश्चंस को। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय किस पुस्तक से है? तो भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति। तो हम सभी जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस पुस्तक से है? तो इतिहास पुस्तक से है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने अगर बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो जरूर करें, कमेंट्स करें। आपका 30 में कितना सही होता है जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और ईमानदारी से जितना सही होता है वही लिखें, ठीक है? तो चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्याय किस पुस्तक से है? तो हिस्ट्री, इतिहास पुस्तक से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1848 की क्रांति का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था, जर्मनी से था, इटली से था, इंग्लैंड से था। 1848 की क्रांति का संबंध किस देश से था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर कर दिया होगा। तो आइए 1848 की क्रांति का संबंध की अगर हम बात करें, 1848 की क्रांति के संबंध की बात करें तो किससे था? तो हम सभी जानते हैं फ्रांस से था। किससे था? तो फ्रांस से था, क्योंकि हम सभी जानते हैं फरवरी 1848 में हुई विद्रोह ने राजशाही को खत्म कर दिया। द्वितीय गणतंत्र जिसे हम सेकेंड रिपब्लिक की स्थापना की। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विद्रोह का क्या किया था? लहर शुरू कर दिया था। तो 1848 की क्रांति का संबंध किस देश से है? तो हम सभी जानते हैं फ्रांस से है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी फ्रांस को चुना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1789, 1791, 1804, 1815। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। नेपोलियन संहिता की बात करें तो हम सभी जानते हैं इसे फ्रांसीसी नागरिक संहिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो फ्रांसीसी नागरिक संहिता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1789, 1791, 1804, 1815। किस वर्ष लागू हुई? तो हम सभी जानते हैं नेपोलियन संहिता या फ्रांसीसी नागरिक संहिता की अगर बात करें, इसे नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा इसे पेश किया गया था। इस संहिता में क्या था? इस संहिता में था जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो था उसको समाप्त किया गया था। और इसे जो है क्या किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये ध्यान रखिएगा। और आपको इसमें समझा दें कि संपत्ति के अधिकार सुरक्षित किया गया था। फ्रांसीसी कानून प्रणाली को आधुनिकीकरण किया गया था। ये सभी इसी के अंदर आए थे। इसकी शुरुआत की अगर बात करें किस वर्ष लागू की गई, तो हम सभी जानते हैं इसे 21 मार्च 1804। ये ध्यान रखिएगा, 21 मार्च 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा इसे पेश किया गया। इस संहिता के द्वारा क्या किया गया था कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार है उसे समाप्त किया गया था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो जिन सभी ने 1804 को टिक किया है उन सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा की शक्ति बढ़ाना, कानूनों में समानता, चर्च की शक्ति बढ़ाना, कर बढ़ाना। क्या था? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। मैंने अभी आपको बताया नेपोलियन संहिता है कि नहीं, इसकी अगर बात करें जिसे हम फ्रांसीसी नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, ये 21 मार्च 1840 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसमें क्या थे? कानून के समक्ष समानता स्थापित किया, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित करने के लिए इसमें था, फ्रांसीसी कानून प्रणाली को आधुनिकीकरण किया, है कि नहीं? तो इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को भी इसमें समाप्त किया। लेकिन नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या था? कानून के समक्ष समानता स्थापित करना था। तो यहाँ पर
आप कहां देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। क्या है? कानूनों में समानता स्थापित करना। कानूनों में समानता स्थापित करना नेपोलियन संहिता का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो कानूनों में समानता स्थापित करना। तो अगर एग्जाम में आता है तो उम्मीद करते हैं आप सभी सही आंसर करके आएंगे। इसे किस नाम से भी जानते हैं? तो फ्रांसीसी नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, राष्ट्र शब्द का अर्थ है केवल भूमि, केवल सरकार, समान इतिहास, है कि नहीं, संस्कृति व पहचान, केवल सेना। राष्ट्र शब्द का अर्थ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और हम उम्मीद करते हैं इस बार भी हो सकता है ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाए। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने राष्ट्र शब्द का सही ऑप्शन जो है चुन लिया है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा समान इतिहास, संस्कृति व पहचान। तो राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है? समान इतिहास, संस्कृति व पहचान। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका क्या है? करेक्ट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। चलिए, अगर बिहार एग्जाम पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि और लोगों को क्या हो सके, शेयर इसलिए करें और भी को मदद हो सके। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स का जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो चलिए, राष्ट्र शब्द का अर्थ हमने समझ लिया, समान इतिहास, संस्कृति व पहचान। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? नेपोलियन ने किया, बिस्मार्क ने किया, मेजनी ने किया, काबूर ने किया। इसे हम काउंट काबूर के नाम से भी जानते हैं। जर्मनी का एकीकरण जो है किसने किया? तो हम उम्मीद करते हैं जर्मनी की एकीकरण किसने किया? तो आप सभी ने सही आंसर दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो ध्यान रखें, ओटो वन बिस्मार्क ने किया। और इनकी जो है क्या नीति थी? तो रक्त और लोह की नीति थी। ध्यान रखिएगा, इनकी नीति थी, क्या थी? रक्त और लोहे की नीति थी, जिसे हम आयरन, है कि नहीं, ब्लड एंड आयरन की नीति के नाम से जानते हैं। और इसने 3 सफल युद्ध लड़े थे। कौन कौन? डेनमार्क में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस के द्वारा, है कि नहीं। ये 1871 में बिखरे जर्मनी राज्य को मिलाकर एक शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से प्रशिया के चांसलर, कहां के चांसलर थे? तो ये कहां के थे? ध्यान रखिएगा, प्रशिया के चांसलर। बिस्मार्क कहां के चांसलर थे? तो प्रशिया के चांसलर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने रक्त और लोह की नीति क्या किया था? उन्होंने रक्त और लोह की नीति और 3 सफल युद्ध डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के द्वारा जो है ना 1871 में बिखरे जर्मनी राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किए थे? बिस्मार्क ने किए थे। बिस्मार्क का पूरा नाम ओटो वन बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा, इनकी नीति क्या थी? रक्त और लोह की नीति, ब्लड मतलब ब्लड एंड आयरन की नीति को जो है ये मानते थे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण में यंग इटली संगठन किसने बनाया? गैरिबाल्डी, काबूर, मेजनी और बिस्मार्क, है ना। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। मेजनी ने बनाया, यहां पे मेजनी होगा, क्या होगा? मेजनी होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? मेजनी। इटली के एकीकरण में यंग इटली संगठन किसने बनाया? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। गैरिबाल्डी ने, उसके बाद क्या है? काबूर, मेजनी, बिस्मार्क। किसने बनाया? इटली के एकीकरण में यंग इटली संगठन किसने बनाया? तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली, है कि नहीं, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की किसने की थी? मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। मेजनी ने किया, ठीक है। क्या था? यंग इटली। यंग इटली, यंग इटली क्या था? नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना कब हुआ? तो स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना 1831 में किसके द्वारा हुआ? तो मेजनी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? मेजनी के द्वारा हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी बिखरे हुए राज्य थे ना, उसको मुक्त कराकर स्वतंत्र, एकीकृत और गणतांत्रिक राष्ट्र बनाना।
ध्यान रखिएगा। तो इटली के एकीकरण में यंग इटली संगठन किसने बनाया? तो मेजनी ने बनाया। किसने बनाया? यंग इटली संगठन किसने बनाया? तो मेजनी ने बनाया। ठीक है। कब स्थापना हुआ? 1831 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो बिखरी हुए राज्यों को मुक्त कराकर एकीकृत क्या था? स्वतंत्र एकीकृत गणतांत्रिक राष्ट्र बनाना था। अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसका आंसर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। अगर चुना है तो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? काबुल की, मेजनी की, गैरिबाल्डी की, सभी की, किसकी थी? जल्दी से बताइए। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका काबुल, मेजनी, गैरिबाल्डी, सभी। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। काबुल का भी था, मेजनी का भी था, गैरिबाल्डी का भी था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, जिन सभी ने सभी को लगाया है, जिन सभी ने सभी को लगाया है, उनका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन तीनों की थी। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन डी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरोप का रोगी किसे कहा जाता था? यूरोप का रोगी किसे कहा जाता था? इटली को, जर्मनी को, ओटोमन साम्राज्य को, फ्रांस को, किसको कहा जाता था? जल्दी से बताइए। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता था? यूरोप का रोगी किसे कहा जाता था? तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ओटोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी, जिन सभी ने दिया है उन सभी का क्या है? सही है। तो यूरोप का रोगी किसे कहा जाता था? ओटोमन साम्राज्य को कहा जाता था। ये किसने कहा था? जार निकोलस। यहां ध्यान रखिएगा, जार निकोलस, जार निकोलस प्रथम ने कहा था। जार निकोलस प्रथम ने कहा था, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य जो है ना, जिसका मुख्य हिस्सा कौन था? आधुनिक तुर्की था। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, 19वीं, जिसे हम टर्की भी कहते हैं, आधुनिक तुर्की, जिसे उस टाइम टर्की के नाम से जानते थे, 19वीं सदी में क्या हुआ था? इसका राजनीतिक आर्थिक पतन हो गया था, सैन्य कमजोर हो गया था। तो इसे यूरोप का मरीज जार निकोलस प्रथम के द्वारा कहा गया। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। तो क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूरोप का रोगी किसे कहा गया? तो यूरोप का रोगी किसे कहा गया? रोगी या मरीज? तो ओटोमन साम्राज्य को कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन, गैरिबाल्डी। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? जल्दी से बताइए। तो हम आपको बता दें, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की अगर बात है तो 1814 से लेकर के 1815 तक किसने किए थे? तो इसकी अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था, है कि नहीं? तो मेटरनिक ने किया था और इसके नेतृत्व में क्या हुआ था? यूरोप के शक्तियां जो थी नेपोलियन के बाद, यूरोप में शक्ति संतुलन बहाल करने और रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे मेटरनिक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वियना कांग्रेस कब हुई थी? वियना कांग्रेस कब हुई थी? ठीक है। तो वियना कांग्रेस 1814 से 1815, 1830, 1848, 1871। जल्दी से बताइए। तो अभी हम आपको बताया ना वियना कांग्रेस कब हुआ? तो 1814 से 1815। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद को फैलाने में किसका बड़ा योगदान था? चित्रकला, साहित्य, संगीत, सभी। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो पिछले जो प्रैक्टिस था उस वहां भी हमने आपको करवाया था, भारत में राष्ट्रवाद को भी मैंने जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था भारत में राष्ट्रवाद का, तो वहां पर भी आपको हमने समझाया था। तो राष्ट्रवाद को फैलाने में किसका बड़ा योगदान था? तो हम सभी जानते हैं राष्ट्रवाद को फैलाने में चित्रकला का भी योगदान था, साहित्य का भी था, संगीत का भी था। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सभी। सभी हो जाएंगे। चित्रकला, साहित्य, संगीत तीनों हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनिया किसका प्रतीक थी? फ्रांस का, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। जर्मेनिया किसका प्रतीक थी? तो जर्मनी का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मारी अन्य किस देश की प्रतीक थी?
इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। मारी अन्य किस देश की प्रतीक थी? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं ये किसका था? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये जो प्रतीक है ना, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और तर्क शक्ति जो है ना, तर्क शक्ति जो है उसका प्रतिनिधित्व को करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रांस का जो है मरियन्ना किस देश का प्रतीक थी? तो मरियन्ना फ्रांस का प्रतीक थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राष्ट्रवाद के उदय में भाषा का क्या भूमिका है कि नहीं? भाषा का क्या महत्व था? राष्ट्रवाद के उदय में भाषा का क्या महत्व था? बहुत कम, कोई नहीं, लोगों को जोड़ने का माध्यम, केवल लेखन। राष्ट्रवाद के उदय में भाषा का क्या महत्व था? बहुत कम, कोई नहीं, लोगों को जोड़ने का माध्यम, केवल लेखन। आइए इसका राइट आंसर को हम लोग जानते हैं। लोगों को जोड़ने का माध्यम, तो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है इसका करेक्ट आंसर है? अगर राष्ट्रवाद के उदय में भाषा का क्या महत्व पूछा जाएगा तो लोगों को जोड़ने का माध्यम है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको आसानी से आंसर करोगे। राष्ट्रवाद के उदय में भाषा का क्या महत्व है? क्योंकि वो एक लोगों को क्या करता था? आपस में जोड़ने का माध्यम था, है कि नहीं? तो राष्ट्रवाद में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, राष्ट्रवाद में बहुत बड़ा इसका योगदान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861 में, 1871 में, 1848 में, 1815 में। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो हम सभी जानते हैं ये पूरा करने वाले जो थे, ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है एक नाम आपने पढ़ा होगा, विक्टर इमैनुएल द्वितीय। इमैनुएल द्वितीय, है कि नहीं, के नेतृत्व में इटली साम्राज्य का घोषणा हुआ था। कब हुआ था? तो 1861। एग्जाम में अगर आता है फटाक से देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1861। एग्जाम में अगर आता है तो आप फटाक से इसका आंसर कर दोगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी 1861 को चुना है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1861 में पूरा हुआ। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में हुआ? तो हम सभी जानते हैं किसके नेतृत्व में हुआ था, तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय, है कि नहीं, इटली साम्राज्य की घोषणा के साथ हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871, 71, 1861, सॉरी 1861, 1871, 1848, 1815। जल्दी से बताइए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1861 में हुआ, 1871 में हुआ, 1848 में हुआ, 1815 में हुआ। आइए इसका राइट आंसर को जानते हैं। हम सभी जानते हैं जर्मनी की एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण, पहली बात इनका नाम याद रखना, बिस्मार्क, ठीक है। और बिस्मार्क जो है इसके मुख्य सूत्रधार और चांसलर थे, जिन्होंने युद्ध और कूटनीति से इसे संभव बनाया। कब बनाया? तो 18 जनवरी 1871 को इसको क्या किया? एकीकरण किया। ध्यान दीजिएगा, तो 18 जनवरी 1871, तो 1871 ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में हुआ। अगर आपसे वैसे पूछे जाए 10th के एग्जाम में, बस यही पूछता है, इस भी पूछ देता है कि नहीं, डेट नहीं पूछता है। तो कब हुआ? मंथ नहीं पूछता है, सिर्फ डेट पूछ देगा। 1871 में हुआ, 18 जनवरी 1871 में हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1871 याद रखना। किसके नेतृत्व में हुआ? तो हम सभी जानते हैं बिस्मार्क। इसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था, ओटो वन बिस्मार्क था, जिन्होंने कूटनीति से इसको संभव बनाया। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम में अगर आएगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां विकसित हुई? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां विकसित हुई? हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां विकसित हुई थी? तो 1789 के, है कि नहीं, फ्रांसीसी 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई। और ये कहां हुआ? तो यहां पे देख रहे हो, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, तो यूरोप में हुआ था। कहां हुआ था? यूरोप में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? यूरोप देख रहे हो, तो यूरोप में हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो यूरोप में विकसित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख पा रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख पा रहे हो, 1830 की क्रांति कहां हुई?
फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1830 की क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में हुई, इटली में हुई, जर्मनी में हुई, रूस में हुई। तो 1830 की क्रांति की अगर बात करें तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं जुलाई क्रांति। 1830 की क्रांति को क्या कहते हैं? जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये 1830 के प्रसिद्ध क्रांति फ्रांस में हुई थी। कहां हुई थी? 1830 की क्रांति कहां हुई थी? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1830 क्रांति कहां हुई? फ्रांस में हुई। इसे किस क्रांति के नाम से जानते हैं? जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? रोमांटिकवाद का संबंध किससे था? विज्ञान, भावनाओं, संस्कृति से, राजनीति से, उद्योग से। रोमांटिकवाद का संबंध किससे था? तो आइए इसका सही आंसर को देखते हैं। विज्ञान गलत हो जाएगा, राजनीति गलत हो जाएगा, उद्योग गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? भावनाओं और संस्कृति से। रोमांटिकवाद जब भी एग्जाम में पूछा जाए, फटाक से आप भावनाओं और संस्कृति को जो है टिक कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को दिया है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया था? उदारवादी, रूढ़िवादी, किसान, मजदूर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब देखते ही इसका आंसर होना चाहिए। इतना अभ्यास करके जाइए एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन अगर देखते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका सही आंसर को देखते हैं। राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया था? उदारवादी ने नहीं, किसान ने नहीं, मजदूर ने नहीं, रूढ़िवादियों ने किया था। किसने किया था? रूढ़िवादियों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? रूढ़िवादी ने किया। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। एग्जाम में अगर आता है फटाक से इसका सही आंसर करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनी राष्ट्रवाद में किस वर्ग की भूमिका प्रमुख थी? किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग। जर्मनी राष्ट्रवाद में किस वर्ग की भूमिका प्रमुख थी? किसान का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, अमीर वर्ग का। जल्दी से बताइए। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है जर्मनी राष्ट्रवाद में किस वर्ग की भूमिका प्रमुख थी, हम सभी जानते हैं मध्यम वर्ग की भूमिका क्या थी? प्रमुख थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी राष्ट्रवाद में किस वर्ग की भूमिका प्रमुख थी? तो मध्यम वर्ग का। एग्जाम में आता है तो आप सभी इसका सही आंसर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा गया क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में लाल कमीज किससे संबंधित है? मेजनी से, काबूल से, गरीबाल्डी से, नेपोलियन से। ये सब क्वेश्चन देखते ही आंसर होना चाहिए। इटली के एकीकरण में लाल कमीज किससे संबंधित है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। इटली के एकीकरण में लाल कमीज की अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं लाल कुर्ती, लाल कमीज, है कि नहीं? सैनिकों का एक दल था, ध्यान रखना। और ये दल जो है ना, क्रांतिकारी नेता गरीबाल्डी से संबंधित था। तो गरीबाल्डी यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेजनी, काबूल सब गलत हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? गरीबाल्डी। तो ऑप्शन नंबर सी जिन सभी ने दिया है उनका सही है। इटली के एकीकरण में लाल कमीज किससे संबंधित है? गरीबाल्डी से संबंधित है। क्योंकि लाल कुर्ता, लाल कमीज ये स्वयं सेवक सैनिकों का एक दल था जो कि क्रांतिकारी गरीबाल्डी से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हो, बिस्मार्क किस देश के चांसलर थे? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। बिस्मार्क किस देश के चांसलर थे? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो आइए हम सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जर्मनी, प्रसिया के क्या थे? चांसलर थे। बिस्मार्क किस देश के चांसलर थे? तो जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क किस देश के चांसलर थे? तो जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? साम्राज्य विस्तार, नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण, युद्ध समाप्ति, राजतंत्र समाप्त। जल्दी बताइए। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? साम्राज्य विस्तार, नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण, युद्ध समाप्त, राजतंत्र समाप्त। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए राष्ट्रों राज्यों का निर्माण राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को दिया है, चुना है। चलिए नेक्स्ट। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, 1815, 1848, 1871। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, 1815, 1848, 1871। हम सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? 1789 में ये स्टार्ट हुआ और 1799 तक क्या था? चली थी। ठीक है,
तो 1789 आप कहाँ देख रहे हो? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को दिया है, फ्रांस की क्रांति कब से कब हुई? 1789 से 1799 तक हुआ, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का संबंध कैसा था? विरोधी, असंबंधित, है कि नहीं, पूरक, नकारात्मक? जल्दी से बताइए। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। लोकतंत्र राष्ट्रवाद का संबंध कैसा था? तो लोकतंत्र राष्ट्रवाद का संबंध जटिल, मिश्रित और विरोधाभासी रहा, यानी पूरक था। कैसा था? पूरक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र राष्ट्रवाद का संबंध कैसा था? पूरक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद ने किस भावना को मजबूत किया? क्षेत्रीयता, भाईचारा, व्यक्तिगतता, अलगाव। राष्ट्रवाद ने किस भावना को मजबूत किया? क्षेत्रीयता को, भाईचारा को, व्यक्तिगतता को, अलगाव को। आइए राइट आंसर को जानते हैं। राष्ट्रवाद किस भावना को मजबूत किया? तो हम सभी जानते हैं भाईचारा की भावना को मजबूत किया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? किसानों पर, मजदूरों पर, राजनीतिक नक्शे पर, उद्योगों पर। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? किसानों पर, मजदूरों पर, राजनीतिक नक्शे पर, उद्योगों पर। तो आइए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? राजनीतिक नक्शे पर पड़ा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव निरंकुश राजतंत्र के अंत पर पड़ा था और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय पर पड़ा था। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? राजनीतिक नक्शे पर पड़ा। ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आसानी से इसका आंसर करेंगे। तो आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है, हम उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यह अध्याय किस सदी की घटनाओं पर आधारित है? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। यह अध्याय किस सदी के घटनाओं पर आधारित है? हम सभी जानते हैं 19वीं सदी की घटनाओं पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये 30 क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस सीरीज जो है खत्म हुआ। और रोज 8 बजे, है कि नहीं, रोज 8 बजे, आज संडे था तो 8 से पहले ही मैंने इसको अपलोड किया, लेकिन आपको रेगुलर 8 बजे, है कि नहीं, ये क्लास आपको मिलेगा और एग्जाम तक आपको ये प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। और मॉर्निंग में जो है साइंस को 10 बजे से पहले आपको अप्रोक्स जो है 8 बजे मॉर्निंग में जो है पर डे साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो साइंस का जो है 20 क्वेश्चन मैं रेगुलर लाऊंगा मॉर्निंग टाइम में, और इवनिंग में जो है हम आपको 8 बजे एसएसटी का जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, एग्जाम तक करवाएंगे। तो अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट्स नहीं कर रहे हो, है कि नहीं, तो जरूर करो। बताओ आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है जितने भी क्वेश्चन है ये PYQ क्वेश्चन है, इसको आसानी से नहीं लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इस बार भी संभावनाएं हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और मैक्सिमम जो है 25 प्लस ही आपका सही हुआ होगा। तो चलिए, अगर आपका सही हुआ है तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।